हाइपर, दूसरा वाला आपका कौन सा था, मायोपिया। मायोपिया इज नोन एज शॉर्ट साइटेडनेस, जिसके अंदर आपने डिस्कस करा था कि द पर्सन इज एबल टू फोकस द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, हाउएवर द पर्सन इज अनएबल टू फोकस द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, नॉट एबल टू फोकस, मतलब दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पाता लेकिन नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली फोकस कर सकता है। रीजन आपको दो बताए थे कि शॉर्ट साइटेडनेस होने के दो रीजन हो सकते हैं, या तो एलोंगेशन ऑफ आई बॉल हो जाए, या फिर आपका जो वो लेंस प्रेजेंट है वो बहुत ज्यादा कैसा हो जाए, थिक हो जाए, बहुत ज्यादा थिक होने जैसे उसकी फोकल लेंथ डिक्रीज हो रही है, पावर इंक्रीज हो जाएगी, जिसके वजह से इमेज विल बी फॉर्म्ड, आप बोल सकते हो बिफोर द रेटिना, रेटिना से पहले बनेगी। और ऐसी सिचुएशन में अगर आपको इस डिसऑर्डर को करेक्ट करना है तो करेक्ट करने का तरीका भी बताया था, कौन से लेंस का इस्तेमाल करोगे, कॉनकेव लेंस का। कॉनकेव लेंस अल्टीमेटली इमेज को रेटिना के ऊपर फोकस करा देगा, राइट है। सेकंड डिसऑर्डर वाज हाइपरमेट्रोपिया व्हिच इज आल्सो नोन एज लॉन्ग साइटेडनेस, जिसमें दूर का तो साफ साफ नजर आता है लेकिन पास का नजर नहीं आता। ऐसे सिचुएशन में जो पेशेंट होता है उसको पढ़ते टाइम ही सिर्फ ग्लासेस या फिर स्पेक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, अदरवाइज थ्रू आउट द टाइम उसको नहीं पहनने पड़ते स्पेक्स, ठीक है जी। हाइपरमेट्रोपिया का रीजन जस्ट ऑपोजिट था, मतलब जो कॉज था वो जस्ट ऑपोजिट था, शॉर्टनिंग ऑफ द आई बॉल हो जाना या फिर इमेज का बिहाइंड द रेटिना फॉर्म होना, मतलब इमेज विल बी फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, जिसका रीजन क्या है, शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल होना या फिर डिक्रीज पावर ऑफ द लेंस हो जाना। पावर डिक्रीज होने जाने की वजह से भी इमेज कहां पे फॉर्म होगी, बिहाइंड द लेंस, बिहाइंड द रेटिना फॉर्म होगी। करेक्ट करने का तरीका क्या है, सूटेबल फोकल लेंथ के कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करना। अब नेक्स्ट बीमारी जो होती है वो होती है प्रेसबायोपिया, और एक और होती है एस्टिग्मेटिज्म। पहले प्रेसबायोपिया देखते हैं, प्रेसबायोपिया क्या होती है, और ये भी बहुत कॉमन है लेकिन ये ओल्ड एज की कंडीशन में आती है। प्रेस बायोपिया, बायोपिया का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर दो एस्पेक्ट आपके इफेक्टेड होने वाले हैं। पहली बात तो ये बीमारी यूजुअली ओल्ड एज पीपल्स में आती है, जो बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है कि सॉरी, कि बढ़ती हुई उम्र के साथ लोगों को दिखना कमजोर, मतलब नजर कमजोर होना स्टार्ट हो जाती है, फिर प्रॉपर्ली दिखना बंद हो जाता है। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, एजिंग होना एक नेचुरल प्रोसेस है, एजिंग मतलब उम्र का बढ़ना, एजिंग होना एक नेचुरल प्रोसेस है और इनएविटेबल है, आप इसको ऐसा नहीं रोक सकते हो, आप इसको स्लो डाउन कर सकते हो लेकिन आप इसको रोक नहीं सकते, एजिंग होगी ही होगी। मतलब बढ़ती उम्र के साथ हमारी बॉडी के हर ऑर्गन का या फिर टिश्यू का डिटेरियोरेशन होना मतलब फिक्स है, होना ही होना है। इसी तरीके से आंखों की जो सिलियरी मसल्स हैं, मतलब जो लेंस को कंटिन्यूअसली एक्सपेंड या फिर कॉन्ट्रैक्ट होकर लेंस की जो मूवमेंट उसको कंट्रोल करती हैं, वो सिलियरी मसल्स भी वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं। अब अगर सिलियरी मसल्स वीक होंगी तो सिलियरी मसल्स वीक होने की वजह से द पेशेंट इज अनेबल टू फोकस ऑन बोथ डिस्टेंट एज वेल एज नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। मतलब ना तो पेशेंट बहुत अच्छे से डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देख पाता है और ना ही बहुत अच्छे से नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देख पाता है। रीजन सिर्फ एक ही है, बढ़ती हुई उम्र के साथ। पहला रीजन सिलियरी मसल्स का वीक होना या फिर लेंस का हार्ड हो जाना, हार्डनिंग ऑफ द लेंस, जो नेचुरल लेंस है आंखों का उसकी हार्डनिंग हो जाना, जिसकी वजह से रेस का, लाइट रेस का प्रॉपर रिफ्रैक्शन नहीं होगा, और अगर रिफ्रैक्शन हो भी गया तो सीलियरी मसल्स लेंस को प्रॉपरली एडजस्ट नहीं कर पाएगी, मतलब अकोमोडेशन पावर ऑफ द आई गेट्स डिस्टर्ब्ड ड्यू टू द वीकनिंग ऑफ द सीलियरी मसल। जैसे हाथ पैरों की मसल्स वीक हो जाती है ना बुढ़ापे के साथ, बढ़ती उम्र के साथ आंखों की मसल्स भी वीक हो जाती है। सो द पेशेंट इज अनेबल टू फोकस ऑन बोथ नियर बाय एज वेल एज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ऐसे सिचुएशन में जो पेशेंट है वो बायफोकल लेंस का इस्तेमाल करेगा। बायफोकल लेंस कौन से होते हैं, अगर आपने देखे हो, जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं उनके लेंस के अंदर ना एक ऐसी खास स्पेसिफिकेशन होती है कि एक तो बड़े बड़े वाले होते हैं, ग्लासेस बहुत बड़े बड़े होते हैं, और साथ में नीचे एक छोटा सा कर्वेचर बना होता है। मतलब अगर आप लेंस का डिस्कशन करो तो कैसा नजर आता है, लेट्स से अगर उनका ये एक लेंस है, उस लेंस के अंदर यहाँ पे आपको एक कर्वेचर नजर आएगा, देखा है कभी, ऑब्जर्व करा ऐसा, ऑब्जर्व करा है किसी का लेंस ऐसा, स्पेक्स देखे किसी ओल्ड एज पर्सन के, जी हूँ किसी। यस सर। तो ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट, ये होता है आपका कॉनकेव पार्ट, मतलब जो नॉर्मल नजर आता है, प्लेन नजर आता है, वो होता है कॉनकेव पार्ट। और जो नीचे वाला पार्ट होता है जो कंपैरेटिवली देखने में आपको अलग से नजर आ जाएगा, होता है कॉन्वेक्स पार्ट। तो इसको बायफोकल लेंस बोलते हैं, बायफोकल लेंस। जब वो नॉर्मली किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख रहे होंगे, किसी दूर के ऑब्जेक्ट को देख रहे होंगे, तो वो इस वाले पार्ट के थ्रू उसको विजुअलाइज करेंगे, और पढ़ते टाइम उसको नीचे वाली साइड से देखना पड़ेगा, मतलब दे विल पुट द ऑब्जेक्ट क्लोजर टू देयर आईज, पास रखेंगे और साथ से नीचे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इस वाले जोन से उनको नियर बाय विजन क्लियर मिलेगा और ऊपर वाले पार्ट से उनको डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स का जो विजन है वो क्लियर मिलेगा। सो दिस बीमारी, दिस डिसऑर्डर रिलेटेड टू आईज नोन एज व्हाट, प्रेस बायोपिया, राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और बीमारी होती है इसके बाद, एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म के अंदर क्या होता है कि आंखों की जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, मतलब हमारी आई बॉल की जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और जो वर्टिकल एक्सिस है, वो दोनों डिस्टर्ब हो जाती है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस, मतलब लेंस के अंदर कोई ऐसा नहीं कि लेंस के अंदर बीमारी आती है, कॉर्निया डिफॉर्म हो जाता है। कॉर्निया को प्रॉपर कैसा होना चाहिए, स्फेरिकल। आपको बताया था ना कि हमारी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है आंखों की, उसका नाम क्या होता है, स्क्लेरा। और स्क्लेरा प्रेजेंट है, और स्क्लेरा का जो फ्रंट वाला पार्ट है दैट इज कॉर्निया। और कॉर्निया कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और ऑलमोस्ट कैसी शेप का होता है, कर्वेचर होता है उसका, एक प्रॉपर स्फेरिकल शेप का होता है ऑलमोस्ट।
स्फीयर तो नहीं, मतलब हाँ उसके अंदर कर्वेचर प्रेजेंट होता है, तो उसका कर्वेचर डिस्टर्ब हो जाएगा। कर्वेचर डिस्टर्ब मतलब उसकी जो प्रॉपर यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेप है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस एज वेल एज द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द आई बॉल गेट्स डिस्टर्ब्ड, जिसकी वजह से पेशेंट को या फिर जो भी सफरर है उसको क्लियर ऑब्जेक्ट्स नजर नहीं आएंगे। बस आपको इसके अंदर जो मेन बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछा गया कि एस्टिग्मेटिज्म को करेक्ट करने के लिए कौन से लेंस का इस्तेमाल होता है, सिलिंड्रिकल लेंसेज का इस्तेमाल होता है। आप ये जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स पढ़ते हो तो कौन से लेंसेज होते हैं, स्फेरिकल लेंसेज होते हैं, क्योंकि स्फीयर के अंदर से बनाए जाते हैं। अगर आपको पता हो कॉनकेव और कॉनकेव मिरर भी, या फिर कॉन्वेक्स मिरर भी, या फिर कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस जो होते हैं, ये अज्यूम करे जाते हैं कि दे हैव बीन कट आउट फ्रॉम अ स्फेरिकल स्फीयर, मतलब स्फीयर में से काट के बाहर निकाले जाते हैं। एक और टाइप के लेंस होते हैं जिनका नाम क्या होता है, सिलिंड्रिकल लेंसेज। तो एस्टिग्मेटिज्म इज करेक्टेड बाय द यूज ऑफ व्हाट टाइप ऑफ लेंसेज, सिलिंड्रिकल लेंसेज। ठीक है। और एक लास्ट बीमारी होती है कैटरेक्ट, जो कल क्लास ओवर होते होते आपको बताया भी था। कैटरेक्ट की बीमारी हिंदी में बहुत लोगों ने शायद सुनी भी होगी। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, एसएन मेडिकल कॉलेज में जाओ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाओ, तो वहां पे आपको पेशेंट्स देखने को मिलेंगे। कैटरेक्ट की बीमारी को हिंदी में बोलते हैं मोतियाबिंद की बीमारी। मोतियाबिंद, मोतियाबिंद, मोतियाबिंद क्यों बोलते हैं? ओपेक हो जाता है, जो हमारा कॉर्निया होता है ना, कॉर्निया पूरा का पूरा ओपेक हो जाता है। ओपेक मतलब बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे मोती जैसा कलरेशन हो जाएगा, व्हाइट कलरेशन होना उसका स्टार्ट हो जाएगा। जिसके पीछे बहुत रीजंस होते हैं, बट उसमें से एक मोस्ट कॉमन रीजन होता है ग्लूकोज का, या फिर ग्लूकोज के डेरिवेटिव्स का, ग्लूकोज के मॉडिफाइड फॉर्म्स का डेपोजिशन हो जाना कॉर्निया पे, जिसकी वजह से ओपेसिटी बढ़ जाएगी और ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाएगी। ट्रांसपेरेंसी खत्म होती जाएगी आपकी कॉर्निया की। और हमें पता है कॉर्निया लाइट को रिफ्रेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कि कॉर्निया के अंदर से जब तक लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होगा तब तक प्रॉपर रेज फोकस नहीं हो पाएंगी रेटिना पे। तो ऐसे केस में कोई और ऑप्शन नहीं होता, द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज ट्रांसप्लांटेशन ऑफ कॉर्निया। कॉर्निया को ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, कॉर्निया को रिप्लेस करवाना पड़ता है। और कॉर्निया के डोनर्स बहुत आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि बहुत लोग अपनी डेथ से पहले या फिर डेथ के बाद ऐसे बोलते हैं, पहले ही साइन कर देते हैं कि वील बी डोनेटिंग आवर आईज। तो ऐसा नहीं होता, कहते नहीं कि आंखों का दान होना, नेत्रदान, तो उसके अंदर पूरी आंखें डोनेट नहीं करी जाती, सिर्फ कॉर्निया का डोनेशन करा जाता है। ध्यान रखना इस बात को, जब अगर वो पेशेंट कहता है कि मैंने अपनी आंखें डोनेट कर दी है, तो आंखें डोनेट करने का मतलब होता है उन्होंने अपने कॉर्निया का डोनेशन करा है, क्योंकि कॉर्निया के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात। वैसे तो किसी भी टिश्यू को ट्रांसप्लांट करवाते टाइम या फिर डोनेट करवाते टाइम डॉक्टर्स ये चेक करते हैं कि जो रिसीवर है उस पर्टिकुलर ऑर्गन का या फिर उस पर्टिकुलर टिश्यू का, जो रिसीवर है और जो डोनर है, उनका ब्लड ग्रुप भी मैच करना चाहिए और साथ में टिश्यू की मैचिंग भी होनी चाहिए। बट कॉर्निया के अंदर क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं होती, तो कॉर्निया कैन बी इजिली ट्रांसप्लांटेड और डोनेटेड। तो ऐसे सिचुएशन में फिर कॉर्निया का ट्रांसप्लांटेशन करवाया जाता है। आगे बात समझ में कोई दिक्कत तो नहीं। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स के साथ पूरे कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद है हमारा केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर बहुत प्यारा है, बहुत इजी है और बहुत कुछ आपको सिखाता भी है। बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। क्यों? इसके अंदर सिर्फ आपको ऑर्गन समझना है कि कौन सा ऑर्गन है, ग्लैंड प्रॉपर्ली अगर टर्म यूज करा जाए तो ग्लैंड कौन सा है और वो क्या सिक्रीट करता है, और उसके सिक्रीशंस की वजह से कम हो जाने से फिर बढ़ जाने से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। ठीक है, तो नोट्स आपको आज मिल जाएंगे, जरा समझते हो चलिए स्टेप बाय स्टेप। बोर्ड पे मैं आपको समझाता हूँ और बिल्कुल फोकस रखना, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, बिकॉज इट इज ऑल रिलेटेड टू योर बॉडी। तो आप बायो नहीं कि सिर्फ आप एग्जाम्स के लिए इसको पढ़ रहे हो, आप अपनी नॉलेज भी बढ़ाओ, अपनी आईक्यू को बढ़ाओ। डायबिटीज के बारे में भी यहाँ पे आएगा, तो डायबिटीज के बारे में गेट टू नो लॉट। ठीक है जी। तो नेक्स्ट चैप्टर इसका केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, लेकिन मैं चैप्टर का नाम हार्मोन्स लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बेसिकली हार्मोन्स का डिस्कशन होगा। अब हार्मोन्स क्या होते हैं सर, क्या चीज है हार्मोन्स? नाम तो हर बच्चे ने सुना होता है, एक पढ़ा लिखा इंसान भी नहीं होगा उसको होता है हार्मोन होते हैं, हार्मोन होते हैं, बॉडी में हार्मोन होते हैं। इट्स हार्मोन्स। तो हार्मोन्स होते क्या है? तो हार्मोन्स को समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा हमारी बॉडी के अंदर मेजर दो टाइप के ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स। अब आप बोलोगे सर ग्लैंड्स क्या होते हैं? ग्लैंड्स कुछ नहीं, एक ऐसा स्पेशल टाइप का ऑर्गन होता है जो कुछ ना कुछ सिक्रीट करे, मतलब कुछ एक केमिकल अपने अंदर से रिलीज करे। दे आर नोन एज ग्लैंड्स। Any tissue or organ of the body which is able to secrete some chemicals which help in the control and coordination of the body are said to be what glands, जो कुछ ना कुछ secrete करता है। और ग्लैंड्स दो टाइप के होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। एक होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, बहुत अच्छे से बात को समझना, ह्यूमन बॉडी में दो टाइप के ग्लैंड्स होते हैं, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरा कौन सा होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इनके ऊपर डायरेक्ट आपसे डिफरेंस पूछा जाता है और मतलब पूछा जाता है, और इसी के बिहाफ पर हमारा पूरा चैप्टर बेस्ड भी होगा एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर। नाउ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर दोज व्हिच हैव डक्ट्स इन देम, जिनके पास डक्ट्स होती हैं। डक्ट्स का मतलब पाइप होती हैं। एंड पोर देयर सिक्रीशन यूजुअली ऑन द बॉडी सरफेस। बहुत अच्छे से बात को सुनना, रटने की जरूरत नहीं है, समझोगे बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव रहेगा। एक्सो का मतलब क्या है? बाहर। एग्जिट, एग्जिट का मतलब बाहर, और एंडो का मतलब अंदर। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर यूजुअली दोज ग्लैंड्स व्हिच हैव डक्ट्स, जिनके पास डक्ट्स होती है, मतलब पाइप होती हैं अपनी सिक्रीशन को बॉडी के सरफेस तक पहुंचाने के लिए। इसका बेस्ट एग्जांपल 9th स्टैंडर्ड में स्किन चैप्टर में पढ़ा दिया जाता है कि यार बॉडी हैव अ न्यूमरस नंबर ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, जिनका बायोलॉजिकल टर्म होता है सुडोरीफेरस ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स बोलते हैं कॉमनली।
स्वेट ग्लैंड्स के अंदर दो पार्ट होता है, एक होता है उसका सिक्रेटरी पार्ट और एक होता है उसका कंडक्टिंग पार्ट। सिक्रेटरी पार्ट स्वेट को बनाता है और कंडक्टिंग पार्ट कुछ और नहीं, एक पाइप होती है जिससे अल्टीमेटली वो स्वेट हमारी स्किन तक कैरी होता है और अल्टीमेटली हमारी स्किन के ऊपर पूरे स्वेट को पोर कर दिया जाता है। मतलब आपको पता होगा हमारे फेस में फिर हमारी स्किन में छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, होल्स प्रेजेंट होते हैं, और उन पोर्स की ब्लॉकिंग होने की ही वजह से अगर वो पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं तो एक्ने और पिंपल होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जितना ज्यादा पोर्स आपके खुले रहेंगे, स्वेट का एक्सक्रीशन और बाकी सब्सटेंसेस का भी एक्सक्रीशन, जो वेस्ट सब्सटेंसेस उनका एक्सक्रीशन आसानी से होता रहेगा। सो बेसिकली द पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज ऐसे ग्लैंड्स व्हिच हैव डक्ट्स इन देम and usually pour their secretion on the body surface are said to be what exocrine glands। जिसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा हो जाएगा, स्वेट ग्लैंड्स हो गया, बॉडी में स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। और कौन से ग्लैंड्स होते हैं, ऑयल ग्लैंड्स, जिनको सेबेशियस ग्लैंड्स बोला जाता है। हम सबकी बॉडी के अंदर सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, मतलब मैमल्स की बॉडी में सेबेशियस ग्लैंड्स, ऐसे ग्लैंड्स जो ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं। देखा होगा ना कि अगर आप कुछ भी ना करो तो सुबह से लेकर शाम तक अगर आप अपना फेस को वॉश ना करो तो आपकी स्किन ऑयली हो जाती है, और कुछ लोगों की स्किन बहुत ज्यादा ऑयली होती है तो बहुत ज्यादा चिपचिप हो जाता है चेहरा, उससे डर्ट भी बहुत ज्यादा चिपकती है। तो वो आपकी जेनेटिक्स डिसाइड करती है कि आपकी स्किन ज्यादा ऑयली होगी कि नहीं होगी। कुछ लोगों की स्किन के अंदर ऑयल बनता ही नहीं है ना के बराबर, फिर उनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, तो दैट इज जेनेटिक एस्पेक्ट, या फिर क्यों होता है क्यों नहीं होता वो जेनेटिक एस्पेक्ट के अंदर कवर अप होता है। बट हाँ, हमारे स्किन के अंदर से भी ऑयल का प्रोडक्शन होता है, और जो ऑयल बनता है, जो चिपचिपा सा लिपिड लाइक सब्सटेंस बनता है, दैट इज सीबम, SEBUM, और इसी वजह से इन ग्लैंड्स का नाम होता है सेबेशियस ग्लैंड्स। सिंपली आप ऑयल ग्लैंड्स बोल सकते हो अगर आप बोलना चाहो तो, ऑयल ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स एंड ऑयल ग्लैंड्स, दीज आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। फिर आते हैं सेकंड कैटेगरी की ग्लैंड्स व्हिच आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड की खास बात क्या होती है कि इन ग्लैंड्स के पास खुद की कोई डक्ट नहीं होती, खुद की कोई पाइप नहीं होती। hence they pour their secretion directly into the blood stream। मतलब अपनी सिक्रीशन को किसके अंदर रिलीज कर देते हैं, ब्लड के अंदर, खून के अंदर रिलीज कर देते हैं। और क्योंकि ब्लड पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है तो जहां जहां पे ब्लड जाएगा वहां वहां पे उस ग्लैंड की सिक्रीशन भी ट्रेवल करेगी, और जहां पे उस केमिकल के कोरस्पॉन्डिंग रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे वहां पे जाकर वो अटैच हो जाएगा। नहीं आया समझ में? एग्जाम्पल से बात करते हैं कि आपने अमेजोन पे या फिर किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट पे आपने कोई पार्सल बुक करवाया, फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, कहीं पे भी आपने बुक करवाया। अब ऐसा तो होता नहीं है कि जो डिलीवरी बॉय है वो सिर्फ आपका पार्सल लेके आता है, वो अपने बैग में सबके पार्सल लेके आता है, लेकिन आपका जो स्पेसिफिक एड्रेस होगा, आपका पार्सल आपके डेस्टिनेशन पे ड्रॉप करके वो आगे बढ़ जाएगा और पार्सल्स ड्रॉप करता हुआ जाएगा, राइट है? ऐसा ही होता है। दिस इज द वे द हार्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड इन योर बॉडी। आपका जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो क्या सिक्रेट करते हैं, सर्टेन केमिकल्स, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस सिक्रेट करते हैं, विच आर नोन एज हार्मोन्स। पहली बात, हार्मोन्स का फंक्शन क्या है वो बात की बात, कि कुछ स्पेसिफिक केमिकल सिक्रेट करते हैं जिनका नाम क्या होता है, हार्मोन्स। अब क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड, डक्टलेस का मतलब इनके पास खुद की सिक्रीशन पोर करने के लिए कोई पाइप नहीं होती, सो दे डायरेक्टली पोर देयर सिक्रीशन इनटू देयर ब्लड स्ट्रीम। अब ब्लड जहां जहां पे जाएगा अपने साथ उस हार्मोन को या फिर उस केमिकल को कैरी करता हुआ जाएगा, और जहां पे हमारी बॉडी में उस केमिकल के लिए रिसेप्टर्स होंगे, रिसेप्टर्स मतलब ऐसे सेल्स होंगे या फिर ऐसे आप बोल सकते हो लोकेशंस होंगे जहां पे हार्मोन बाइंड कर सकता है, वहां पे जाते ही वो हार्मोन बाइंड कर देगा, मतलब वहां पे चिपक जाएगा और अपना एक्शन प्ले करना स्टार्ट कर देगा, अपना रोल प्ले करना स्टार्ट कर देगा, वो जो भी काम करता होगा हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर। तो ऐसे ग्लैंड्स आर सेड टू बी व्हाट, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, डक्टलेस ग्लैंड्स व्हिच पोर देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। और इसके अंदर बहुत टाइप के ग्लैंड्स होते हैं, जैसे अभी पूरा चैप्टर उसी के ऊपर बेस्ड है। पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, हाइपोथैलेमस होता है, पैंक्रियास होती है, एड्रेनल ग्लैंड होता है, एंड सो ऑन, बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं। हर ग्लैंड से निकलने वाले केमिकल अलग होता है। अब एक एक करके इसका डिस्कशन, डिटेल डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली बात, वाटर हार्मोन्स, और हार्मोन्स को सर पता कैसे करेंगे, इनके स्पेसिफिकेशंस क्या है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो पहली बात, हार्मोन्स आर नथिंग बट केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच मे बी मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, जो प्रोटीन्स के भी बने हो सकते हैं, व्हिच मे बी मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, may be made up of lipids and their derivatives, that is steroids। आपने शायद steroids का नाम सुना होगा, they may be steroid derivative or they be made up of certain other chemicals also। मतलब पहली बात, ये कुछ और नहीं होते हैं। आप खाना जो खाते हो, आपको थोड़ा बहुत ना दिमाग तब खोलेगा जब आप बायो को जानने की कोशिश करोगे। 9th स्टैंडर्ड से जो बच्चा बायो पढ़ना स्टार्ट कर देता है ना, अब ऐसा नहीं कि एग्जाम को क्रैक करने के लिए बायो जरूरी है, आपको अपनी बॉडी के बारे में जानने के लिए, अपनी डाइट के बारे में जानने के लिए, जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, जो डाइटिशियंस होते हैं, आपको क्या लगता है वो कोई स्पेसिफिक कोर्स करते हैं? कुछ नहीं होता। दे सिंपली नो द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द फूड। उनको खाने के बारे में सब कुछ पता होता है कि ये खाना खाने से आपकी बॉडी में ये केमिकल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट जाएंगे, और आपकी बॉडी को कितना रिक्वायर्ड होता है पर डे, आपको कितना कैलोरी इनटेक करना चाहिए, वो बेसिक बायोलॉजी होती है और आपको पता होना चाहिए। क्योंकि यूजुअली इंडिया में तो नहीं, क्योंकि अब्रॉड में मेरे कुछ कजिन्स हैं, तो वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ा फर्क क्या है, वो प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर, इंप्लीमेंटेशन के ऊपर फोकस करते हैं। कि वहाँ पे अगर कोई कॉमर्स का स्टूडेंट भी होता है ना, उसको इतनी बेसिक बायोलॉजी आती है जो
11 12 का बच्चा यहाँ पे पढ़ता है, मतलब जितनी बेसिक बायो आनी चाहिए हर बच्चे को, जो लाइफ सेविंग स्किल्स भी होते हैं, सीपीआर क्या होता है आज बच्चों को बताएंगे कि सीपीआर किसको बोलते हैं, और हार्ट का जो टेस्ट होता है उन टेस्ट के नाम क्या होते हैं, ब्लड रिलेटेड टेस्ट होते हैं उनके नाम क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन की एक्चुअल वैल्यू कितनी होती है, हार्ट बीट कितनी होनी चाहिए, पल्स कितनी होनी चाहिए, ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, ये बेसिक बायोलॉजिकल नॉलेज हर बच्चे को होनी चाहिए। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस चैप्टर को गेन करते चलना है, एग्जाम्स के लिए नहीं, नॉलेज गेन करने के लिए, राइट है। तो पहले समझते हैं हार्मोन्स क्या है। हार्मोन्स कुछ और नहीं, सर्टेन केमिकल्स हैं जो या तो कार्बोहाइड्रेट्स के बने हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट पता होगा ना। अच्छा पहले इस बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंट्रो दे दूं। आप जो भी खाना खाते हो, कुछ भी आप इनटेक करते हो, उसके अंदर या तो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं उसके अंदर, या फिर उसके अंदर फैट होता है, या फिर उसके अंदर विटामिन होते हैं, उसके अंदर फाइबर्स भी होते हैं, और उसमें पानी भी होता है। मिनरल्स तो होंगे होंगे, मिनरल्स का मतलब इनऑर्गेनिक जो होते हैं रेडिकल्स वगैरह होते हैं, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन एंड सो ऑन। कार्बोहाइड्रेट एक अलग कैटेगरी होती है जिसका थोड़ा सा इंट्रो 9th स्टैंडर्ड में था। प्रोटीन्स भी होते हैं जो बॉडी बिल्डिंग होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी यील्डिंग होते हैं जिनसे एनर्जी मिलती है, प्रोटीन्स बॉडी बिल्डिंग होते हैं, फैट्स इंसुलेटिंग लेयर बनाते हैं हमारे स्किन के नीचे, और भी होते हैं न्यूक्लिक एसिड एंड सो ऑन। तो हार्मोन्स किस केमिकल से मिलकर बने? हार्मोन्स प्रोटीन से भी बने हो सकते हैं, अमीनो एसिड से भी बने हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट से भी बने हो सकते हैं, उनके डेरिवेटिव से, या फिर स्टेरॉइड से भी बने हो सकते हैं। आ रही बात समझ में? अब बताते हैं कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या अदर अदर फीचर्स इनके। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, हार्मोन्स बहुत कम अमाउंट में बनाती है हमारी बॉडी, मतलब इनका सिक्रीशन बहुत कम अमाउंट में होता है, बहुत कम कंसंट्रेशन में होता है, वेरी स्मॉल अमाउंट में दे आर सिक्रेटेड। और इनकी जो एक डिफाइंड वैल्यू है, हर हार्मोन की डिफाइंड वैल्यू होती है बॉडी में, ब्लड के अंदर। अगर एक डिफाइंड वैल्यू से ज्यादा होगा तो भी बीमारी कॉज कर देते हैं, और अपनी अगर डिफाइंड वैल्यू से कम होगा तो भी बीमारी कॉज कर देते हैं। मतलब इनका हाइपर सिक्रीशन, हाइपर का मतलब ज्यादा, दो टर्म जरा सीख लो, हाइपर एंड हाइपो। हाइपर मींस एक्सेस एंड हाइपो मींस बिलो। हाइपर एंड हाइपो, हाइपर मींस एक्सेस होना एंड हाइपो मींस बिलो, मतलब कम होना। तो अगर इनका हाइपर सिक्रीशन हो जाए तो भी बीमारी हो जाती है कोई ना कोई तरीके की, जिसके सिम्टम्स बॉडी में क्या आते हैं वो हम लोगों को सीखना है। और हाइपो हो जाए मतलब डिफाइंड कंसंट्रेशन से कम सिक्रेट हो तो भी बीमारी कॉज कर देंगे, राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर हार्मोन्स के बारे में, कि हार्मोन्स का साइट ऑफ सिंथेसिस एंड साइट ऑफ एक्शन बहुत अलग अलग होता है। साइट ऑफ सिंथेसिस मतलब जहां पे हार्मोन्स बनते हैं, और साइट ऑफ एक्शन मतलब जहां पे जाकर अपना रोल प्ले करते हैं, वो दोनों डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। इनका बनने की लोकेशन और इनके सिक्रेट होने की लोकेशन दोनों बहुत अलग अलग है, बहुत अलग अलग है। बनते कहीं और हैं और अपनी बॉडी में रोल कहीं और प्ले करते हैं, और वहां तक पहुंचाता कौन है? इनको ब्लड पहुंचाता है। तो फोर्थ फीचर ये बनता है कि दे आर कैरिड टू देयर साइट ऑफ एक्शन विद द हेल्प ऑफ ब्लड स्ट्रीम, की ब्लड स्ट्रीम के थ्रू कैरी होकर अपने साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच जाते हैं, जहां पे इनको रोल प्ले करना है वहां तक पहुंचा दी जाते हैं, राइट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बॉडी के अंदर एक एक करके हम सारे ग्लैंड्स का मैं आपको नाम बता रहा हूँ जो आपके सिलेबस में जिनके बारे में आपको पढ़ना है। ब्रेन के अंदर, आपके दिमाग के अंदर दो एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, एक होता है हाइपोथैलेमस और एक होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इनका रोल क्या है वो बात के बाद पहले आप लोकेशन वाइज जरा समझो, क्योंकि आपको एक डायग्राम आपकी बुक के अंदर मिल जाएगा देखना, उसके अंदर ह्यूमन बॉडी बनी हुई है और एंडोक्राइन ग्लैंड्स दे रखे हैं, उन सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स का लेबलिंग आ जाती है बुक्स में डायरेक्टली। डायग्राम आपको गिवन होता है, जो इंप्लीमेंटेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा उसमें आपको डायग्राम गिवन होगा, और एक ग्लैंड को लेबल करके बोलेगा कि इस ग्लैंड का नाम बताओ, इससे निकलने वाले चीफ हार्मोन का नाम बताओ, उसके हाइपर सिक्रेशन से होने वाली बीमारी का नाम बताओ, उसके हाइपो सिक्रेशन से होने वाली बीमारी का नाम बताओ। तो पहले आपको लोकेशन पता होनी चाहिए प्रैक्टिकली अपनी बॉडी के अंदर कि आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ पे कौन कौन से मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। सारे तो आपके सिलेबस में नहीं है बट मेजर हैं आपके सिलेबस में। जैसे ब्रेन के अंदर हमारे दो होते हैं, एक होता है हाइपोथैलेमस और एक होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ब्रेन में दो है, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी। फिर जैसे ही आप नेक्स्ट से नीचे आओगे तो आपके गले के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड आपके गले में है, जो आपका एडम्स एप्पल होता है ना, मेल्स में एडम्स एप्पल, पता है ना एडम्स एप्पल किसको बोलते हैं, जो लैरिंग्स प्रेजेंट होता है वहां पे, उसके ऊपर एक एच शेप का ग्लैंड प्रेजेंट होता है, प्रॉपर एच शेप का, उसका नाम होता है थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड अगर बीमारी होती है तो आपने सुना होगा कि एक मिसकम्युनिकेशन लैंग्वेज वाली भाषा होती है जो नॉर्थ इंडियंस बोलते हैं कि थायराइड की बीमारी, थायराइड की बीमारी है। तो थायराइड की बीमारी नहीं होती, थायराइड तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, थायराइड से रिलेटेड बीमारी होती है, इनके नाम क्या है वो आप लोग सीख जाओगे, ठीक है। फिर और नीचे आओगे तो आपके एब्डोमेन के अंदर, एब्डोमेन मतलब पेट वाले रीजन के अंदर एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, मतलब एक्सो एंडो दोनों होती है, उसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आगे कि पेनक्रियाज प्रेजेंट होती है। और नीचे आओगे तो लेफ्ट और राइट साइड में आपके दो किडनीज होती है, किडनीज की लोकेशन हमने एक्सक्रीशन में सीख लिया है ना, एक्सक्रीटरी वाले चैप्टर में। किडनीज के ऊपर दो, मतलब हर किडनी के ऊपर एक एक, तो ओवरऑल दो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम होता है एड्रेनल ग्लैंड्स, आल्सो नोन एज सुप्रा रेनल ग्लैंड्स। एड्रेनल ग्लैंड्स आल्सो नोन एज सुप्रा रेनल ग्लैंड्स, राइट है। और नीचे जाओगे तो मेल्स में या फीमेल की पहले बात करें कि फीमेल में एब्डोमेन में ही दो ओवरीज प्रेजेंट होती हैं जो फीमेल्स की मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करती हैं। एवरी मंथ अकरिंग साइकिल्स होती हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल उसको कंट्रोल करती है, मतलब रिप्रोडक्टिव साइकिल्स को कंट्रोल करती हैं। और मेल्स में टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द स्क्रोटम, वो भी मेल सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन करते हैं, फिर मेल्स के मैस्कुलिन कैरेक्टर्स को और स्पर्म प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं।
ये आ गई लोकेशन समझ में कि ब्रेन के अंदर दो है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी, फिर यहाँ पे एक ग्लैंड प्रेजेंट है जिसका नाम क्या है हाइपोथैलेमस, और नीचे होगे तो पैंक्रियास प्रेजेंट है, किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट है व्हिच इज आल्सो नोन एज सुप्रा रेनल ग्लैंड। फीमेल्स में और नीचे जाओगे तो एब्डोमेन के रीजन में ही, या जो हिप वाला जोन होता है ना उसको, उससे नीचे सारा पूरा पेल्विस कहलाता है। बताया हुआ आपको मल्टीपल टाइम, आपकी जो चेस्ट होती है, चेस्ट तक का रीजन आपका थोरेक्स होता है, उससे जहाँ पे पेट का बल्ज होता है, जहाँ पे पेट का बल्ज आपका फील होना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज एब्डोमेन, और हिप के नीचे वाला जो पूरा पोर्शन होता है दैट इज नोन एज पेल्विस। तो फीमेल के फिर और कौन से ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ओवरीज प्रेजेंट होती हैं, ओवरीज जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को और फेमिनिन कैरेक्टर्स को कंट्रोल करती है फीमेल बॉडी के अंदर। और फिर मेल्स में टेस्टिस प्रेजेंट होता है जो मैस्कुलिन कैरेक्टर्स को कंट्रोल करेगा, और मेल की बॉडी में जो भी मैस्कुलिन फंक्शंस होते हैं उन सबको कंट्रोल करेगा, राइट है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब एक एक हमें हार्मोन्स का डिस्कशन स्टार्ट करना है ग्लैंड का, तो बहुत अच्छे से समझते हुए चलिएगा, ठीक है। पिट्यूटरी ऑल्दो ब्रेन में, हाइपोथैलेमस ब्रेन में, लेकिन उनका फंक्शन सबसे लास्ट में पढ़ा जाता है। वाई सो अपने आप आपको समझ में आएगा जैसे जैसे चैप्टर में आगे प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले हम जिस ग्लैंड का डिस्कशन कर रहे हैं उस ग्लैंड का नाम है थायराइड ग्लैंड, ठीक है जी। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपके थायराइड ग्लैंड आपकी नेक में प्रेजेंट होगा। तीन चार पैरामीटर्स के अंदर हमें हर एक ग्लैंड को स्प्लिट अप करेंगे कि लोकेशन क्या है, क्या सिक्रीट करता है, उससे रिलेटेड क्या क्या बीमारी है, मतलब वो क्या सिक्रीट करता है, फिर उसका फंक्शन क्या है, और हाइपर सिक्रीशन से या फिर हाइपो सिक्रीशन से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। तो थायराइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, लोकेशन क्या है, पहली बात इसकी नेक में प्रेजेंट है, ओवर द लेरिंग्स और थायराइड कार्टिलेज, लेरिंग्स के ऊपर प्रेजेंट होता है या फिर थायराइड कार्टिलेज के ऊपर प्रेजेंट होता है। एक चीफ हार्मोन सिक्रीट करता है विच इज नोन एज थायरोक्सिन, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये एक चीफ हार्मोन सिक्रीट करता है, उस हार्मोन का नाम क्या है, थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन का रोल क्या होता है, थायरोक्सिन, अब जरा सुनना है इस बात को बहुत अच्छे से। थायरोक्सिन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग योर बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसके लिए एक टर्म यूज होता है बीएमआर, एब्रिविएशन यूज होता है बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। अगर मैं एक वर्ड में ही सारी बातों को खत्म करना चाहूं तो सीधा बोलेंगे कंट्रोल्स बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब आप बोलोगे सर बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है और क्या इससे असर पड़ेगा हमारी ह्यूमन बॉडी पे, बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। अवेयरनेस अगर नहीं होगी तो आपको लगेगा कि आप बीमार हो और ये बीमारी का आपको ट्रीटमेंट नहीं लगेगा, फिर हो सकता है आपको लगेगा कि आपकी तबीयत ही खराब है, अपने आप ठीक हो जाएगी। बीएमआर का मतलब बताता हूँ, रेस्टिंग कंडीशन में, रेस्टिंग कंडीशन का मतलब आप आराम से बैठे हुए, आप कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं, 25 डिग्री सेल्सियस के विच इज नॉर्मल रूम टेम्परेचर या फिर लेबोरेटरी टेम्परेचर, 25 डिग्री सेल्सियस के आइडियल टेम्परेचर पर आपको एक कमरे में रखा गया और आप लेटे हुए हो आराम से बेड पे, कुछ भी नहीं करे, आप आराम से लेटे हुए, आप कुछ भी नहीं करे, नो फिजिकल एक्टिविटी यू आर डूइंग। तो आपके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी एनर्जी कंज्यूम करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि आप तो कुछ कर नहीं रहे, तो आपकी बॉडी एनर्जी कंज्यूम करेगी कि नहीं करेगी, सोच के बोलो। कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं करना है, बस लेटे रहना है, बॉडी एनर्जी कंज्यूम करेगी कि नहीं करेगी, नहीं सर। करेगी, क्यों करेगी, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, हम तो लेटे हुए हैं चुपचाप, क्यों करेगी, क्या लॉजिक है। सर अंदर तो प्रोसेस चल रही होंगी। एग्जैक्टली बाहर से देखने में, आपको एक्सटर्नली देखने में भले ही आपको लगे कि योर बॉडी इज एट कंप्लीटली रेस्ट, लेकिन बॉडी कभी भी रेस्ट नहीं करती, 100% योर बॉडी इज नेवर एट रेस्ट। ऐसे किसी 3 ऑर्गन्स का नाम बता सकते हो कि अगर वो रेस्ट करेंगे तो हम रेस्ट इन पीस हो जाएंगे, बता सकते हो ऐसे कोई 3 ऑर्गन्स कि सर इन्होंने अगर रेस्ट कर लिया तो फिर आरआईपी लग जाएगा आगे। सर हार्ट, और सर लंग्स, और ब्रेन, एग्जैक्टली ब्रेन। सर तीन ब्रेन। ऑर्गन्स आपके, एग्जैक्टली 3 ऑर्गन्स आपकी बॉडी के ऐसे हैं जो कभी भी रेस्ट नहीं करते, दे कीप वर्किंग कॉन्स्टेंटली 24/7। हाँ बस ये है कि अगर आप इनको ओवर बर्डन कर दो तो ये एग्जॉस्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं या फिर इनके अंदर फटीग होना स्टार्ट हो जाता है, थकान होना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ये काम करना कभी भी बंद नहीं करते, क्योंकि इन्होंने काम करना बंद कर दिया तो बस टिकट कट जाती है। फिर कौन कौन से, हार्ट, हार्ट कॉन्स्टेंटली वर्क कर रहा है ब्लड को पंप करने के लिए, कभी भी नहीं, आप सो रहे हो तब भी आपका हार्ट कॉन्स्टेंटली वर्क कर रहा है। आपका ब्रेन कभी काम करना बंद नहीं करता, आप कॉन्शियसली सोचना बंद कर सकते हो, लेकिन एक सबकॉन्शियस माइंड होता है जो आपकी नींद को या फिर आपके सपनों को कंट्रोल करता है, जो आपकी मेमोरी को बार बार, आपको जो सपने आते हैं ना, सपने कुछ और नहीं होते, इट हैज बीन प्रैक्टिकली प्रूवन। आपने जो अपने अपने पूरे लाइफ स्पेन में, अभी बचपन से लेकर अभी तक आप जितने बड़े हुए हो, आपने जितने भी इंसिडेंट्स विजुअलाइज करें, जो भी चीजें आपने देखी या फिर जो भी चीजें आपने सोची हैं या फिर जो भी चीजें आप देखकर सोते हो, कहते हैं ना कि अगर आप एक हॉरर मूवी देखकर सोगे तो आपको डरावने सपने आएंगे, आप एक अच्छी मूवी, कॉमेडी मूवी देख के सोगे तो आपको कुछ उससे रिलेटेड सपने आएंगे, या फिर जो भी आप मेमोरी सोच के सोते हो, अगर आप अपने किसी रिलेटिव को याद कर रहे हो, कोई ऐसे जो अब आपके पास नहीं है, आप उनको याद करके सो रहे हो, सोने से पहले जैसे आप उनकी मेमोरी को रिकॉल कर रहे हो, तो वही आपके सपने के अंदर आएंगे। तो ये कुछ नहीं होता, जैसे सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड हमारी ऑलरेडी जो कॉन्शियस मेमोरी होती है उसी को रिकॉल करने के अलग अलग एस्पेक्ट्स को कवर अप करता है। तो आपका ब्रेन भी कभी भी काम करना बंद नहीं करता, आपके लंग्स भी कॉन्स्टेंटली ब्रीदिंग में मदद करते रहते हैं, सोते टाइम में हमारी सांसें चलती रहती है, ब्रेथ चलती रहती है, तो हमें पता नहीं चलता, बट लंग्स आर आल्सो कॉन्स्टेंटली वर्किंग। तो रेस्टिंग कंडीशन में भी जो कम से कम आपके मेटाबॉलिज्म का रेट होगा, मेटाबॉलिज्म की रफ्तार, कि किस रफ्तार से आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म चल रहा है,
फिर आप बोलोगे मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म इज सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शंस व्हिच आर नेसेसरी टू सस्टेन लाइफ। जिंदगी को चलाने के लिए, जिंदा रखने के लिए जितनी भी केमिकल रिएक्शंस कंटिन्यूअसली बॉडी के अंदर हो रही हैं, उनका सम टोटल इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। आया समझ में? तो रेस्टिंग कंडीशन में भी आपका जो मेटाबॉलिज्म का रेट होता है, जिस रफ्तार से मेटाबॉलिज्म होता है, उसको बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करोगे तो बीएमआर बढ़ जाएगा, और अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करोगे तो बीएमआर हो सकता है डिफाइंड लेवल से कम भी हो जाए। आधी बात समझ में? डिफाइंड लेवल से कम भी हो सकता है। अब थायराइड से निकलने वाले हार्मोन दैट इज थायरोक्सिन का काम होता है आपके बीएमआर को कंट्रोल करे। अब बीएमआर कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि इस रफ्तार से कम आपकी बॉडी के अंदर एक्टिविटी होनी ही होनी चाहिए। तो बाय चांस अगर थायरोक्सिन का लेवल बिगड़ गया, मैं कहता हूँ थायरोक्सिन का सिक्रीशन कम होना स्टार्ट हो गया, तो उसके मैं आपको सिम्टम्स बताता हूँ जो बहुत कॉमन है और कुछ लोग ऑब्जर्व करते भी हैं, बट उनको पता नहीं होता कि अच्छा ये भी बीमारी है। थायरोक्सिन के कम सिक्रेट होने की वजह से आपकी बॉडी में आलस रहेगा, आपकी बॉडी में थकान रहेगी, आपका बॉडी वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, लैक ऑफ अवेयरनेस हो जाएगी। लैक ऑफ अवेयरनेस मतलब ध्यान कम लगेगा, फोकस कम आएगा, कॉन्शियसनेस कम आएगी, ये सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। हार्ट बीट की जो नॉर्मल वैल्यू होती है कितनी 72 टाइम्स अ मिनट, उससे थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा लो हो जाएगा। आधी बात समझ में? थकान रहेगी, हर समय नींद बहुत ज्यादा आएगी। तो दीज आर द जनरल सिम्टम्स इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन यूजुअली। वैसे तो जो मैंने सिम्टम्स बताई और बीमारियों में भी होते हैं, बट अगर ये सिम्टम्स आपको आते हैं और आप डॉक्टर को जाकर बताओगे तो डॉक्टर सबसे पहले आपको बोलेगा आप अपना थायराइड का टेस्ट करवाइए, क्योंकि थायराइड रिलेटेड डिसऑर्डर्स बहुत कॉमन होते हैं, बहुत कॉमन। यूजुअली एक मिसकंसेप्शन लोगों के दिमाग में भरा पड़ा होता है कि अगर किसी इंसान का वजन बढ़ रहा है तो बढ़ा हुआ वजन ही सिर्फ थायराइड की बीमारी कैसे होती है? थायराइड की बीमारी इसलिए उसका वजन बढ़ रहा है, जनरल परसेप्शन है, बट दिस इज नॉट ट्रू। थायराइड रिलेटेड एस्पेक्ट्स अगर आपके डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाए तो आपका बॉडी वेट बढ़ भी सकता है और आपका बॉडी वेट कम भी हो सकता है। मतलब जो आपका बेसिक फिजिक है वो डिस्टर्ब हो सकता है, बॉडी वेट बढ़ना भी बहुत ज्यादा है, फिर बॉडी वेट कम भी हो जाना है। कुछ लोग कहते हैं ना मैं खाता बहुत ज्यादा हूँ लेकिन मेरा बॉडी वेट नहीं बढ़ता, और कुछ लोगों की कंप्लेंट्स होती है कि मैं तो कुछ भी नहीं खाता है, कुछ भी नहीं खाती, फिर भी मेरा बॉडी वेट बढ़ रहा है। तो दैट इज ऑल रेगुलेटेड बाय थायरोक्सिन। थायरोक्सिन कंट्रोल करता है आपके मेटाबॉलिज्म को। मेटाबॉलिज्म के अंदर दो एस्पेक्ट्स और होते हैं, कैटाबॉलिज्म व्हिच इज ब्रेक डाउन प्रोसेस, एंड एनाबॉलिज्म व्हिच इज फॉर्मेशन प्रोसेस। तो अगर आपका एनाबॉलिक पार्ट बहुत ज्यादा एक्टिव है तो आप खाओगे कम लेकिन बॉडी में स्टोर ज्यादा होगा, और आपका कैटाबॉलिक पार्ट अगर बहुत ज्यादा एक्टिव है तो आप जितना भी खाओगे वो जल्दी जल्दी ब्रेक डाउन होगा टू रिलीज एनर्जी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में एक आप बोलोगे फ्लो ऑफ एनर्जी हमेशा बहुत ज्यादा रहेगा, आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करोगे। तो जिन लोगों का थायरोक्सिन का लेवल एक स्टैंडर्ड लेवल से ऊपर बढ़ जाता है, डिफाइंड लेवल से ऊपर बढ़ जाता है, वो हाइपर एक्टिव होते हैं। हाइपर एक्टिव मतलब बेचैन से रहते हैं, मतलब हर समय एक्टिव रहेंगे, यू करते रहेंगे, मतलब एकदम बेचैनी से रहते हैं, कुछ ना कुछ उनको करते रहना पड़ता है। बॉडी वेट उनका बहुत कम होता है, वजन बढ़ता नहीं उनका बहुत आसानी से, स्वेटिंग बहुत जल्दी होती है, पसीना बहुत जल्दी होता है, गर्मी उनको बहुत ज्यादा लगती है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म क्या है, केमिकल रिएक्शंस बॉडी में बहुत ज्यादा हो रही है, और केमिकल रिएक्शन जितनी ज्यादा होंगी बॉडी के अंदर हीट का प्रोडक्शन उतना ज्यादा होगा, उनको गर्मी बहुत ज्यादा फील होगी। और कुछ सिचुएशंस में उनकी आई बॉल्स भी बाहर आ जाती है, आंखें बिल्कुल बाहर निकली पड़ी होती है। तो नाम नहीं लूंगा मैं, एक स्कूल में एक स्कूल टीचर थी व्हेन आई वाज यंग, मैंने अपनी 6th तक स्कूलिंग जॉर्जिया से करी है, तो हमारे स्कूल में भी एक टीचर थी, उनको थायराइड रिलेटेड डिसऑर्डर था। तो तब लगता था यार ये तो बड़ी डरावनी सी लगती, उनकी आंखें ऑलमोस्ट ऐसे नजर आती थी, ऐसे करके ऐसे, तो हमें लगता था कि इनकी आंखें ऐसी हैं कि बस अभी बाहर आके गिर जाएंगी। बाद में जब थोड़े बड़े हुए तो मैंने गॉट टू नो कि ऐसा ऐसा होता है, तब पता चला कि इनको थायराइड रिलेटेड डिसऑर्डर था। उसकी एक बीमारी होती है जिसके अंदर आंखें बाहर आ जाती है, आंखें बाहर ऐसा नहीं था कि बाहर आती है बिल्कुल ऐसे लटक जाएंगी बाहर, मतलब उनकी आई बॉल्स बाहर प्रोट्रूडेड होती है क्योंकि फैट बहुत कम होता है। तो जो जिनकी बॉडी में थायरोक्सिन लेवल बढ़ जाता है उनकी बॉडी में फैट भी स्टोर नहीं होता, हार्ट बीट बहुत ज्यादा होती है, पेंटिंग, सांस भी उनकी फूलती है, मतलब जनरल सिम्टम जो आपका बेसल मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और बेसल मेटाबॉलिज्म होने के से दोनों गलतियां हो सकती हैं, वजन बढ़ भी सकता है, वजन कम भी हो सकता है, कमजोरी या फिर थकान महसूस भी हो सकती है, आलस भी महसूस हो सकता है, या फिर आप हाइपर एक्टिव भी महसूस कर सकते हो। तो इस सबको कंट्रोल करने के लिए मेडिकल साइंस में इलाज तो है, दवाइयां तो है, बट कहते हैं अगर आपको बिना किसी दवाई का इलाज करे, बिना किसी मेडिकेशन के अपना थायरोक्सिन का लेवल बिल्कुल करेक्ट रखना है, द ओनली वे यू कैन डू इज द ओनली मेथड यू कैन इम्प्लीमेंट इज डू मेडिटेशन। जो इंसान मेडिटेशन करता है और फोन का या फिर जितना भी ये डिवाइस गैजेट्स होते हैं, सोने से 1 घंटा पहले आपको बिल्कुल कट ऑफ करना चाहिए, बताया हुआ है मैंने पहले भी आपको, इन सारे के सारे डिवाइसेस आप बिल्कुल कट ऑफ कर दो। साउंड स्लीप लेता है, प्रॉपर डाउट लेता है, उसको थायराइड रिलेटेड कोई भी एस्पेक्ट्स उसके खराब नहीं होते, प्रॉपर एक्सरसाइज करना अगर आप बचना चाहते हो तो यही तरीका है। अदरवाइज बॉडी में अगर फटीग रहते हैं, थकान रहती है, तो ये सिम्टम्स है जनरल होना। और फीमेल्स में इसके सिम्टम्स बहुत इजीली आते हैं, वाई सो एवरी मंथ फीमेल्स अंडरगो मेंस्ट्रुअल साइकिल, ब्लड लॉस बहुत ज्यादा होता है, तो बॉडी के अंदर आयरन कंटेंट कम होगा। आयरन कंटेंट कम होगा, आप बोलोगे सर उससे क्या होगा, अगर ब्लड का लॉस हो रहा है तो उससे क्या दिक्कत है, अगर खून की कमी होगी तो उससे थकान क्यों होगी? मेडिकल साइंस उसके पीछे भी लॉजिकल साइंस, कि अगर आपकी बॉडी में खून कम होगा, सोचो जरा, खून कम होगा, खून कम होने का इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है, अनीमिया हो, आप अनीमिया की बीमारी है
तो खून कम होने से हीमोग्लोबिन कम होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑक्सीजन को कैरी करने वाला पिगमेंट कम है, ऑक्सीजन कम कैरी होगा तो टिश्यूज तक, आपके बॉडी के हर एक टिश्यू तक ऑक्सीजन कम पहुंचेगी, ऑक्सीजन कम पहुंचेगी तो एरोबिक रेस्पिरेशन कम होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन कम होगा तो एनर्जी का प्रोडक्शन कम होगा, एनर्जी का प्रोडक्शन कम होगा, देन यू विल फील स्टार्ट फीलिंग फटीग, थकान लगेगी, लेथार्जिक आप फील करोगे, पढ़ाई में मन ना लगना, थकान रहना, आलस आना, दीज आर द जनरल सिम्टम्स। अगर ऐसा फील होता है देन यू शुड इमीडिएटली कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट। और कंसल्ट नहीं भी करना चाहते तो बेस्ट तरीका होता है आप बेसिक तरीके अपने इंप्लीमेंट करो। गर्ल्स के अंदर तो बिल्कुल इसको लेकर अवेयरनेस होनी चाहिए। 11th स्टैंडर्ड में जो बायो का बैच है पूरा, उनमें गर्ल्स को मैंने बिल्कुल फ्रैंक होकर सारी अवेयरनेस बताई ऐसा, क्योंकि 12th में तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन पूरी की पूरी एक यूनिट है। वैसे 10 के सिलेबस में भी था, बस ये कोविड टाइम की वजह से वो सिलेबस में रिड्यूस हो गया, ह्यूमन रिप्रोडक्शन आ नहीं रहा, वरना अदरवाइज उस एस्पेक्ट को भी हम बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर सब कुछ सीखने को मिलता है कि कौन कौन से एस्पेक्ट डिस्टर्ब होने से फीमेल बॉडी पे और मेल बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट्स आना स्टार्ट होते हैं। आ रही बात समझ में? तो थायरॉक्सिन से रिलेटेड डिसऑर्डर क्या है? 3 बीमारियां होती हैं, एक हाइपरथायरॉयडिज्म के जैसे और हाइपोथायरॉयडिज्म के जैसे। पहले हम हाइपो के बारे में सीखते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म या फिर हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन, हाइपोसिक्रीशन, ठीक है जी। अब हाइपोसिक्रीशन से भी दो कंडीशन जनरेट हो सकती है, फिर यूजुअली एक ही आप करो, हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन इन चिल्ड्रन, छोटे बच्चों में। छोटे बच्चों से मतलब क्या है? जिनके अंदर अभी एडोलसेंस अचीव नहीं हुआ है, मतलब हु हैव नॉट अटेन्ड प्यूबर्टी, हु हैव नॉट हिट प्यूबर्टी, जिनके अंदर भी प्यूबर्टी ने हिट नहीं करे, जिनके अंदर एडोलसेंस नहीं है, छोटे बच्चों उनके बारे में बात हो रही है। तो जो बीमारी कॉज होती है उसका नाम होता है क्रेटेनिज्म। क्रेटेनिज्म, बहुत अच्छे से बात को सुनना, डायरेक्ट वर्ड आएगा, क्रेटेनिज्म की बीमारी। अगर थायरॉक्सिन का लेवल छोटे बच्चों के अंदर कम हो जाए, कम होने की बात हो रही है, अभी बढ़ने की बात नहीं हो रही, अगर थायरॉक्सिन का लेवल छोटे बच्चों के अंदर कम हो जाए तो जो बीमारी कॉज होती है उसका नाम क्या होता है? क्रेटिनिज्म। अब जैसा भी बताया, अगर क्रेटिनिज्म जो पेशेंट होगा उसको क्रेटिन बोलते हैं, क्रेटिन, कि अगर कोई पेशेंट क्रेटिन है तो उसके अंदर सिम्टम्स क्या होंगे? आलसी सा बच्चा होगा। और आपकी क्लास में यूजुअली आपके जितने भी सेक्शंस है, जैसे आप 10th स्टैंडर्ड में ABCD जितने भी सेक्शंस है, गारंटी के साथ आई कैन अश्योर दिस, हर स्कूल में आपको एक ना एक पेशेंट क्रेटिनिज्म का देखने को मिल ही जाएगा, जो बहुत कॉमन सिम्टम्स है। क्या सिम्टम्स होते हैं क्रेटिनिज्म के? कि बच्चा बिल्कुल आलसी सा होगा, बिल्कुल ऐसा रहेगा जैसे थकान सा, जैसे बिल्कुल बेमन से स्कूल आता है, वो उसकी गलती नहीं है, उसके, और पेरेंट्स समझते हैं कि बच्चे बहाने कर रहे हैं, कि जानबूझ के पढ़ना नहीं चाह रहा, और क्योंकि अवेयरनेस भी नहीं होती, लॉजिकल बात, पेरेंट्स में, बहुत पेरेंट्स में भी अवेयरनेस नहीं होता, उनको लगता है बच्चा बहाने मार रहा है, पढ़ना नहीं चाह रहा है। बट पेशेंट जो खुद सफर कर रहा है वही जानते हैं ना कि उसकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही, उसकी बॉडी के अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा, ही इज नॉट फीलिंग वेरी एक्टिव। तो उसके पीछे सिम्टम्स क्या क्या होंगे? कि एक तो बहुत ज्यादा लैक ऑफ अवेयरनेस होगी, मतलब आलस सा रहेगा, आलसी सा रहेगा। स्कूल वैन में अगर आप जाते हो तो आप वहां पे भी देखो बिल्कुल आलसी रहेगा। जैसे हमारी स्कूल वैन में था एक वैसा बच्चा, व्हेन आई वाज यंग, छोटा बच्चा था जब मैं, तो हमारी स्कूल वैन के अंदर एक बच्चा आता था, उसकी मम्मी तैयार करते करते उसको वैन में बिठा दी थी, वो पूरे स्कूल के रास्ते में सोता हुआ जाता था, क्लास में भी बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहता था, रिसेस में भी बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहता था, स्कूल में भी जब स्कूल ओवर होता था वैन में आता था, सोता हुआ आता था, फिर घर आकर फिर ऐसे लेट जाता, मतलब हमें लगता था कि बिल्कुल स्लॉथ है, स्लॉथ है ना, एक एनिमल होता है, बिल्कुल ढीला सा है, तो बच्चा कुछ पता नहीं क्या करेगा। तो बाद में उसकी मम्मी से बात करी, क्योंकि जब 11th-12th स्टैंडर्ड में आए, पढ़ा, ये सब अवेयरनेस हुई, तो पहले बोलने में डर भी लग रहा था, आंटी को बताएं कि नहीं बताएं, ये बोलेंगे तुम मेरे बेटे को पागल कह रहे हो, हमारे बेटे में वो नहीं है। तो डॉक्टर को कंसल्ट करा, तो हमारी डायग्नोसिस बोल सकते हो या फिर हमारी जो ऑब्जर्वेशन थी बिल्कुल करेक्ट थी। वो थायरॉक्सिन का ही पेशेंट था, उसका थायरॉक्सिन के लेवल स्टार्टिंग से डिस्टर्ब थे, और उस बेचारे ने जिंदगी भर ताने खाए अपने घर वालों के कि ये पढ़ता नहीं, इसका पढ़ाई मन नहीं लगता है, मक्कार है, आलसी है। बाद में पता चला उसकी बेचारी की कोई गलती नहीं थी, उसका मेटाबॉलिज्म ही डिस्टर्ब था, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का पेशेंट था बेचारा वो, है ना। और सब समझते थे बहाने मार रहे हैं पढ़ने, मार भी उस बेचारे ने खूब खाई, और जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी। तो इसका मतलब ये नहीं कि अब तुम्हारा पढ़ाई नहीं हो तो तुम बहाने मारना, मम्मी मुझे तो क्रिटिनिज्म है, मेरी बॉडी में हार्मोन बिगड़ गए, डॉक्टर के पास ले चलो। कुछ बच्चे मकार होते हैं, जानबूझ के बहानेबाजी करते हैं। जनरल सिम्टम्स क्या है कि लेथार्जिक बहुत ज्यादा पेशेंट फील करता है, थकान होती है बॉडी के अंदर, अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस बहुत कम होगी, उसका ब्लड प्रेशर जो है वो भी बहुत कम ही रहेगा, यूजुअली हार्ट बीट भी उसकी नॉर्मल से थोड़ी बहुत नीचे ही होगी। दीज आर द जनरल सिम्टम्स। और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, क्रिटिनिज्म का पेशेंट थोड़ा सा मेंटली रिटार्डेड भी होता है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत मेंटली रिटार्डेड भी होता है। और उसका मेंटल रिटार्डेशन आपको दिख जाएगा कि उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, फिर बहुत अच्छे से पढ़ नहीं पाएगा, वो मेंटल एस्पेक्ट्स उसके अफेक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि उसकी मेंटल ग्रोथ नहीं हो पाती प्रॉपर, क्योंकि अल्टीमेटली मेटाबॉलिज्म ब्रेन से भी तो रिलेटेड है, आपका ब्रेन की भी तो मेटाबॉलिज्म होता होगा, ब्रेन के अंदर भी तो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो उसका ब्रेन में भी मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होता, जिसके से उसकी मेंटल ग्रोथ भी रिटार्डेड होती है और उसका पढ़ाई में प्रॉपर मन नहीं लग पाता। आ रही बात समझ में? सो दीज आर द जनरल सिम्टम्स ऑफ अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। अब बात आती है अगर हाइपर सिक्रीशन हो जाए, उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा? हाइपर सिक्रीशन, तो हाइपर सिक्रीशन अगर हो जाए तो हाइपर सिक्रीशन की बीमारी का एक स्पेसिफिक नाम है, विच इज नोन एज एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, एक्सोप्थेल्मिक क्यों बोला? इसको आप दो वर्ड्स में स्प्लिट करिए, एक्सो या फिर एक्स, और दूसरा हो गया ओप्थेल्मिक।
एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, ठीक है जी। एक्सोप्थेल्मिक गोइटर के वही सिम्टम्स होते हैं जो मैं आपको बता रहा था कि जिस पेशेंट की बॉडी में हाइपर सिक्रीशन हो गया तो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव रहेगा, एक्टिवनेस बहुत ज्यादा रहेगी, और ये भी नहीं कि बिल्कुल नॉर्मल है, बहुत ही ज्यादा हाइपर एक्टिव रहेगा, हार्ट बीट उसकी बहुत ज्यादा होगी, स्वेटिंग होगी, पेंटिंग होगी, स्वेटिंग का मतलब पसीना बहुत आएगा, पेंटिंग का मतलब सांस फूलेगी उसकी, ब्लड प्रेशर भी उसका बढ़ा हुआ होगा, बॉडी वेट उसका डिक्रीज होगा, क्योंकि बॉडी वेट बढ़ क्यों नहीं पाएगा, क्योंकि बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा हो रहा है, फूड का ब्रेक डाउन बहुत जल्दी हो रहा है, स्टोर्ड फूड मटेरियल बहुत जल्दी ब्रेक डाउन हो रहा है, तो मटेरियल फैट बॉडी के अंदर स्टोर नहीं पा रहा, उसका वजन भी बहुत ज्यादा नहीं होगा। और एक सिम्टम्स ऐसा होगा जिसको आप देख के पहचान जाओगे, उसकी आंखें बाहर आपको नजर आएंगी, आप गूगल पे सर्च करना एक्सोप्थेल्मिक गोइटर का जो पेशेंट होता है कैसा नजर आता है, आंखें उनकी ऑलमोस्ट ऐसे बाहर होती है, ऐसी बड़ी बड़ी आंखें नजर आती हैं, और ये नॉर्मल ऐसी रहती है उनकी आंखें, हर टाइम ऐसे रहती है कि ऐसा लगेगा कि आपको घूर रही आंखें बाहर है, आपको गुस्से से देख रही है, बट उनकी आंखें होती है ऐसे, क्योंकि आंखों के अराउंड जो फैट का डेपोजिशन होता है वो भी कम होता है, हमारी आई बॉल्स के अराउंड भी फैट का डेपोजिशन होता है, तो उनकी फैट का डेपोजिशन आई बॉल्स के अराउंड भी कम होगा, तो आंखें ऑलमोस्ट प्रोट्रूडेड नजर आती है, बाहर की तरफ निकली हुई नजर आती है। तो दीज आर द जनरल सिम्टम्स ऑफ अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। एक और होता है नॉर्मल गोइटर, मतलब एक और बीमारी होती है जिसको सिंपली गोइटर बोलते हैं, ना वो हाइपर में आएगी ना ही वो हाइपो में आएगी, वाई सो। अब जो थायरोक्सिन हार्मोन है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसको बनाने के लिए एक स्पेसिफिक एलिमेंट की जरूरत होती है, और वो एलिमेंट का नाम है आयोडीन, जिसके ऊपर पक्का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आयोडीन, आयोडीन, आयोडीन पता ही ना, सिंपल आई होता है, हेलोजेंस की कैटेगरी में आते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। तो आयोडीन की कमी हो जाए अगर आपके खाने के अंदर तो थायरोक्सिन बनेगा ही नहीं। थायरोक्सिन कम होना ज्यादा होना तो बात की बात है, लेकिन बॉडी थायरोक्सिन को तो तब सिंथेसाइज कर पाएगी ना जब बॉडी को आप रॉ मटेरियल दोगे थायरोक्सिन को बनाने के लिए, और थायरोक्सिन को बनाने के लिए जो एक रॉ मटेरियल चाहिए उसमें से एक रॉ मटेरियल का नाम है आयोडीन एलिमेंट। तो अगर आप अपने डाइट के अंदर आयोडीन लेना कम कर दो तो थायरोक्सिन प्रॉपर्ली बन नहीं पाएगा, और ऐसी सिचुएशन में जो दूसरा रॉ मटेरियल है आयोडीन के अलावा बचा हुआ जो रॉ मटेरियल है वो गले के अंदर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड के अंदर इकट्ठा एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके वजह से गला फूल कर इतना बाहर आ जाएगा, इतना ज्यादा स्वेलिंग हो जाएगी गले में, आपको लगेगा पता नहीं क्या हो गया, किसी कीड़े ने काट लिया क्या हो गया, लेकिन गला बहुत ज्यादा बाहर आ जाता है। उसको सिंपली गॉइटर की बीमारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गॉइटर की बीमारी। गला बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर रॉ मटेरियल एक्यूमुलेट होता जा रहा है थायरोक्सिन को बनाने वाला। ये बीमारी को करेक्ट करने के बस एक ही तरीका, आप आयोडीन डाइट में लो या फिर आयोडाइज सॉल्ट लो। कहते हैं ना वो टाटा नमक क्या जाता है, टाटा नमक देश का नंबर, आयोडाइज सॉल्ट। आयोडाइज्ड सॉल्ट का मतलब होता है कि उस नमक के अंदर आयोडीन भी है, क्योंकि आयोडीन अगर आप अपनी डाइट के अंदर लेते हो तो आपके ब्लड में पहुंचने के बाद अल्टीमेटली थायराइड ग्लैंड तक पहुंचेगा और थायरोक्सिन बनाने में मदद करेगा। और ये बीमारी यूजुअली होती है, इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में, उन लोगों के अंदर ये बीमारी बहुत इजीली ऑब्जर्व करी जाती है जो हिली एरियाज में रहते हैं। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि हिली एरियाज में सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर होता है, क्योंकि वहां पे ग्लेशियर्स का पिघला हुआ पानी आता है। हम लोग तो प्लेन्स में रहते हैं, हिली एरियाज में पानी की सप्लाई कहां से आती है? फ्रेश वाटर की ग्लेशियर्स के पिघलने से। और ग्लेशियर से पिघला हुआ पानी वो लोग पीते हैं तो पानी के अंदर मिनरल्स नहीं होते बहुत ज्यादा, लेकिन जब हिल से बहता हुआ पानी नीचे आता है तो सॉल्ट की क्या होती जाती है, फिर आप क्या बोलोगे, रॉक्स की क्या होती जाती है, वेदरिंग होती जाती है, तो उसके अंदर मिनरल्स डिसॉल्व हो जाते हैं। तो हम तो मिनरल वाला पानी पीते हैं, लेकिन वो नॉन मिनरलाइज्ड वाटर पीते हैं जिसमें आयोडीन की कमी होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। हैंस दे सफर फ्रॉम गोइटर, जिसको करेक्ट करने के लिए आप डाइट में आयोडीन लेना स्टार्ट कर दो तो ये बीमारी गायब हो जाएगी, मतलब रिवर्सिबल बीमारी है। आया समझ में? एक बार दोबारा इसको कल डिस्कस करेंगे एंड रेस्ट विल कंटिन्यू टुमारो, राइट? चलो, दिस ऑल फॉर टुडे।